हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे हैं और उनकी तैयारी जेईई एडवांस को लेकर के बहुत अच्छी चल रही है। और इस तैयारी में आपने जो जेईई एडवांस रैंकर प्रैक्टिस सीरीज की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हम 100 डीपीपीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इन डीपीपीज को आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हो तो नो डाउट आपकी जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन है उसमें जो आपकी रैंक आने वाली है उसकी रैंक को आप ये मानो अंडर 1000 के अंदर इंप्रूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इन सभी प्रॉब्लम्स को आप ढंग से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ सॉल्व करें ना। तो बातें नहीं करते, अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस डीपीपी में देखते हैं आज का अपना जो टास्क रहेगा क्या रहेगा। डे 8 का अपना टास्क क्या है, डीपीपी नंबर 8 हमें सॉल्व करना है ना। 8वां दिन चल रहा है आज ना। ओके, तो इस डीपीपी का फॉर्मेट समझ लेते हैं। सिंगल करेक्ट हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स है, पहले 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, 2 और उसके बाद 3 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास 2 पैराग्राफ है, सॉरी 1 पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना एडिशनल आपको दिया हुआ है। मतलब क्या है कि क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था, मतलब यहाँ से टाइप हो रहा था, तो इस क्वेश्चन को हटाने का फिर इच्छा नहीं हुई। ये क्वेश्चन क्यों हटाओ, एक तो इसको क्या नंबरिंग नहीं दिया, बस एडिशनल डाल करके छोड़ दिया क्योंकि आपको सॉल्व कर लीजिए, आपको तो सीखना है ना, लर्निंग फेज में हो आप, तो सीखो ना। तो इसलिए इसको नहीं हटाया मैंने ना। उसके बाद में 2 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स और लास्ट में इसका आंसर की है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है पहले क्वेश्चन को। क्या देखा था, रियल वैल्यू ऑफ द रियल पैरामीटर ए ओ विच दिस इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, ये इनइक्वालिटी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के हर एक वैल्यू के लिए कैसा आ रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक बात है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो मुझे ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, अब देखो इस वाले पार्ट को समझते हैं। पहले इसका मैं आपको रफ डायग्राम थोड़ा समझाता हूँ ना। ये पावर 6 का इक्वेशन है, पावर 6 का एक पॉलिनोमियल है। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल अगर इवन पॉलिनोमियल्स हैं तो उनका जो डायग्राम होता है रफली इस तरह का डायग्राम होता है ना, या फिर जो भी इसका डिग्री होगा उस हिसाब से कुछ इस तरह के डायग्राम्स होते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो भाई डायग्राम कुछ ऐसे 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 जा सकता है, बट उसने बोला है कि हमें ये वाला डायग्राम चाहिए, इस तरह का डायग्राम होना चाहिए। तो हाँ पॉसिबल तो है ना, एक एक इस वैल्यू के लिए, तो एक का इंटरवल क्या क्या होना चाहिए। नाउ अब समझते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। अब देखो पावर 6 में यहाँ पर दे रखा है x पावर 6 प्लस 1 है ना, -6 यहाँ पर कुछ आ रहा है और टर्म्स यहाँ पर आ रही है ना। ठीक है, तो बजाय इसको आगे ऐसे डील करने की, इसमें देखो एक बात समझो, जनरली क्या पावर 6 को डील करने का कोई खास तरीका हमारे पास में नहीं होता है, कोई खास तरीका नहीं होता ना। बट क्या आप कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि एक बात आप इस वाली इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें, तो पहला और आखिरी का जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो -6 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है, 12 12 आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, क्यों ना इसको अगर मैं एक्स क्यू से अगर डिवाइड कर दूं, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड बाई एक्स क्यू किया। समझना आप मेरी बात को। ठीक है, तो एक्स क्यू से अगर डिवाइड कराएंगे तो यहाँ एक्स क्यू बनेगा। ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, प्लस का यहाँ कितना आएगा, 12x आएगा। बात ठीक है। प्लस का a यहाँ से आया, प्लस का 12/x यहाँ से आ जाएगा, और -6/x² और प्लस का 1/x³ आ जाएगा। ठीक है, ये आया। अब आपने क्या किया, जब इसको x³ से डिवाइड कर रहे हो तो भैया इसकी जो वैल्यू है पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी या फिर लेस देन इक्वल टू 0 रहेगी। इट डिपेंड्स कि x कैसा था हमारे पास। अगर x पॉजिटिव है तो ठीक है, इनक्वालिटी के साइन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। x अगर नेगेटिव है तो इनक्वालिटी के साइन पर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 रहा होगा या फिर x लेस देन इक्वल टू 0 रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए x बराबर 0 कैसे सेटिस्फाई कर रहा है कि x बराबर 0 अगर यहाँ डालते हैं तो कैसा आ रहा है अपना 0 0 0 हो गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 0 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, 2 केस ले लिए, x पॉजिटिव और x नेगेटिव, है ना। ठीक है, अब देखो बात को समझो कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अब अपना जो नया क्वेश्चन बन गया है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जब x पॉजिटिव हो, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए जब x नेगेटिव हो। मतलब कि जब x बराबर 0 के अराउंड की बात करें, 0 के बाद तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, इस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, और 0 से पहले
ये नेगेटिव होना चाहिए, मतलब यहाँ का ही होना चाहिए, और जीरो भी आ सकता है, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ओके, अब बात को और थोड़ा गौर फरमाते हैं। इस पूरे को मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए एफ एक्स मान लेता हूं, और इस एफ एक्स में थोड़ा सा आप समझो पॉइंट को। लास्ट में पहले और आखिरी को आप देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ है, तो इसको तो आप क्या लिख सकते हो, ए, या चलो मैं कंबाइन करके लिखता हूं, पहले एक्स क्यूब इन पहले और आखिरी को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो -6 यहां से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x², यहां से इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12x प्लस 1/x प्लस ए, ये आ जाएगा। सही बात है ना। अब आप बात को समझो, और एफ एक्स इसको डील करते हैं ना। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला कुछ लगाते हैं ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हो, एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ 3a इंटू बी, तो 3a इंटू बी कराएंगे तो x और 1/x तो यहां से आया, और साथ में कितना आएगा, a प्लस का b आ जाएगा, ये आया -6। यहां अगर इसको फॉर्मूला लगाएं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 हमने यहां लिखा, प्लस ऑफ 12 x प्लस 1/x प्लस a। बात सही है, बिल्कुल एकदम सही है। अब एक काम करते हैं, x प्लस 1/x को मैं ले लेता हूं t, ठीक है। अब आगे की बात समझाते हैं। ये तो क्या बना हमारे पास, टी क्यूब -3t माइनस ऑफ ये t बना, तो ये कितना बन जाएगा, 6t²। इस माइनस साइन को अंदर ले गए अपना, +12 कर दिया, प्लस का 12t आ गया और प्लस a आ गया, ठीक है। अभी t का फंक्शन आया, लेट इसको y ऑफ t नाम दे दीजिए, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, जैसे कभी भी पूरी मैथ्स में आप क्या करो, कभी भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है ना, x प्लस 1/x पे इसकी मैपिंग कर दी, इस पूरे फंक्शंस की यहाँ पे मैपिंग कर दी, तो t में आ गया, तो अब t का इंटरवल लिखो, तो ये t का इंटरवल, तो अब क्या आएगा, अगर मान लो x अगर पॉजिटिव हुआ तो t अपना कैसा होगा, 2 के इक्वल होगा या 2 से छोटा होगा, am से समझ सकते हो आप लोग। x अगर नेगेटिव है तो t कैसा आ जाएगा, -2 के इक्वल होगा या -2 से छोटा होगा, ये बात रही। तो मतलब t जो आ रहा है एक्चुअली, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा आ रहा है, 2 पर डिपेंड कर रहा है, 2 और -2 के अराउंड है ना। अगर 0 और -0 के बाद और 0 के पहले का डिस्कस करना है तो मतलब इसको मुझे कहाँ डिस्कस करना होगा, 2 और -2 के आजू बाजू, आजू बाजू मतलब 2 के बाहर और -2 से इधर इन्फिनिटी की तरफ, और 2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ इसको डिस्कस करना पड़ेगा ना। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टी क्यू तो हमने यहाँ लिखा, -6t² यहाँ लिखते हैं, माइनस का 3t यहाँ से आ रहा है, प्लस का 12t यहाँ से आया, दिस इज 9t आया, ठीक है। और लास्ट में कितना आ गया, 12 प्लस ऑफ a यहाँ से आया, ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 पर बात करनी है, तो अब देखो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन, तो t जब 2 के इक्वल हो, 2 से बड़ा हो, और t जब -2 से बड़ा हो, तो इसका रवैया कैसा होना चाहिए ना। मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है t पर चेक कर रहे हो, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जब t कैसा है, 2 से बड़ा है, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए जब t कैसा है, -2 से छोटा होना चाहिए। तो हमें इस पर डिस्कशन करना है, मतलब क्यूबिक का डिस्कशन करना है कि 2 के बाद में, मतलब ये कैसा आना चाहिए, ये वाला, मतलब जैसे आप समझो बात को कि भाई ये वाला पूरा पोर्शन कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए x के हर एक वैल्यू के लिए ना, ठीक है। यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है ना, तो x बराबर 0 पे तो बड़ा है ही, कोई सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। अब क्या किया, 0 के बाद में है ना, अब 0 से पहले है ना, अब समझो बात को, समझाते क्या बोल रहे हैं, 0 के बाद और 0 के पहले, समझिए। अब इस क्यूबिक मतलब इस वाले ग्राफ की बात करें तो t के बाद में कैसा होना चाहिए, 2 के बाद में 0 से बड़ा होना चाहिए, और -2 से पहले 0 के इक्वल या 0 से छोटा होना चाहिए, ये बात चल रही है, ठीक है। तो क्यूबिक का डिस्कशन करना होता है, तो क्यूबिक का ग्राफ वगैरह बनाना होता है, तो पहले एक काम करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो y' निकाला, y' कितना आ जाएगा, 3t² माइनस ऑफ 12t यहाँ से आया, और प्लस का 9 यहाँ से आया, ठीक बात है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं ना, 3t² यहाँ से आ गया, 9t यहाँ तक, ठीक है।
तो 3 यहां से कॉमन आ रहा है, तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस का 3 आया। बात सही है। मतलब 3 की अगर बात करें तो t माइनस 1 और t माइनस 3 इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। मतलब कि अगर t बराबर 1 और t बराबर 3 पे अगर समझे तो प्लस माइनस प्लस, तो क्यूबिक इसके ग्राफ की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ मैं नटसेल में इसके ग्राफ की बात कर रहा हूँ। मतलब एक रफ डायग्राम बताएं तो जैसे मान लो यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, इसके बाद में फिर डिक्रीज करना स्टार्ट किया, डिक्रीज करना स्टार्ट किया और ऐसे इंक्रीज किया। मतलब इस तरह का रफ काइंड ऑफ ग्राफ बनेगा ना। ठीक है, बट आपको जो ग्राफ का जो डिस्कशन रखना है पूरा कहाँ रखना है, टी बराबर एक तो 2 के बाद रखना है, ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक मुझे डिस्कशन अपना कहाँ रखना है, टी बराबर -2 से पहले का, है ना। -2 और -2 से पहले की बात कर रहे हैं ना। मान लेते कि -2 अपना कहीं पे भी ले लेते हैं, यहाँ कहीं ले लेता हूं मैं कहीं भी ना। टी बराबर -2 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 है तो 2 तो इधर ही आएगा ना, अभी कहीं भी ले लो इस साइड ना। अब क्या बात समझो, अब क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो अपना एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है पूरा की पूरा, ये t जब 2 से बड़ा हो, तो t जब 2 से बड़ा है, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 के इक्वल या पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये वाला हिस्सा से ऊपर की साइड आना चाहिए। ठीक है, अब हम मैपिंग यहाँ समझ रहे हैं, कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं। मतलब t के बाद में 2 बराबर, t जब 2 के बाद जब जाएगा तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर 0 के बराबर हो सकते हैं। ये डायग्राम तो मैंने एक केस बनाया, ऐसा भी जा सकता था टच करते हुए। मतलब कि काम की बात क्या रही बच्चों आपके लिए कि अगर यहाँ पे मिनिमम आ रहा है तो भैया ये जो मिनिमम आया ना t बराबर 3 पर, तो मतलब y ऑफ 3 अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 यहाँ टच करके निकल जाए या उससे बड़ा निकल जाए, तो हमेशा ही कैसा हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन बड़ा ही आएगा ना 0 से, मतलब एक्स एक्सिस से, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना। सही बात है। एंड एंड बात कर रहे हैं -2 पर, -2 से पहले पहले नेगेटिव की तरफ, है ना। ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर 0 से छोटा ही होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि -2 पर अगर यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब -2 अपना यहाँ कहीं आना चाहिए हिसाब से। तो -2 अगर यहाँ आ गया तो भाई इन वैल्यूज के लिए तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हर एक वैल्यू के लिए हमेशा, है ना। तो t का वैल्यू कैसे, मतलब लेस देन इक्वल टू ऐसे कुछ है फॉर ऑल, है ना। अपने हिसाब से अभी के हिसाब से क्या हुआ कि y ऑफ -2 जो है वो कैसा होना चाहिए, 0 के इक्वल और 0 से छोटा। बस ये कंडीशन आई ना। मैपिंग करते करते प्रॉब्लम्स को हम यहाँ तक पहुंच गए। पहले x में था तो फिर t पे मैप किया, और t पे मैप किया तो t पे मैपिंग के अकॉर्डिंग हमने आंसर c निकाल दिए। नाउ अब हम बात करते हैं y ऑफ 3 और y ऑफ -2 निकालने की। तो जगह थोड़ी कम है, मैं यहीं से निकाल देता हूँ ना, फिर आगे अपना स्लाइड करेंगे। अच्छा 3 लिखते हैं, y ऑफ 3। तो y ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 3 क्यूब किया 27 माइनस ऑफ 3, जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर किया तो 9, 9 माइनस 6 करेंगे तो 9 इंटू 6 तो 54 आ जाएगा। प्लस का 12, सॉरी ये इक्वेशन है ना, यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ मैं ऊपर वाले पुट कर रहा था। बात तो ठीक थी पर ये सिंप्लीफाइड है ना। चलो फिर से पुट करके सॉल्व करते हैं। ओके ठीक, 3 वैल्यू पुट किया तो कितना है 27, 3 पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर 9 माइनस 56 आ गया, 54 सॉरी, हाँ 54 है ना। 3 यहाँ पुट करेंगे तो प्लस का 27 आया, प्लस का 12 यहाँ से आया और प्लस का a यहाँ से आया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। ये तो दोनों कट गया फाइनली। मतलब a कैसा आया मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम a कैसा होना चाहिए, -12 के इक्वल या -12 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक बात है। दूसरा पॉइंट y ऑफ -2, -2 हमने यहाँ पुट किया तो कितना है -8, -2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, 4 को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे -6 से तो -24। ठीक है, -2 पुट कर रहे हैं, ठीक बात है। -2 जब यहाँ पुट किया तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। प्लस का 12 यहाँ लिखा हुआ है और प्लस a लिखा हुआ है, दैट इज कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, -6 यहाँ से आया, -30 बना, -30 -38 बना, तो ये a -38 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब a कैसा होना चाहिए,
ए होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 38 होना चाहिए। ये बात रही कहने वाली बात। अब हमारे पास में क्या आना चाहिए, ए का जो इंटरवल आया वो आया -12 से तो बड़ा होना चाहिए और 38 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो क्या आंसर दिया है इसने, ये चेक करते हैं। बी आंसर दे रखा है -12 से 38, सही है ना, बी करेक्ट है ना। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए बच्चे, और दिन में आपको एक ही डीपीपी लगाना चाहिए। कारण क्या है कि आपकी जो रूटीन की प्रैक्टिस है, जो आप रूटीन में जो मेहनत कर रहे हो वो चलता रहना चाहिए, और रूटीन की मेहनत में थोड़ा सा आपको बूस्ट करने के लिए ये सब प्रॉब्लम्स दी गई हैं, जो मिसलेनियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आपका माइंड हर तरह से खुल जाए। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या दिया है अगला प्रॉब्लम, लेट f बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन विच आर सॉल्यूशन ऑफ दिस, जो इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस हमसे पूछा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एफ इस सेट के बारे में बात कर, एफ इज द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस। अरे सेट में जैसे मान लो दिस इज सेट है, मैंने ऐसे बोला और फिर मैंने ऐसे बोला, तो इसका मतलब आप जानते हो, नहीं जानते तो जानना चाहिए है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे। और ये सेट ए मैंने इसको बोल रखा है, तो सेट के संदर्भ में, संदर्भ मतलब रेफरेंस में इस तरह के सिंबल्स का मतलब क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए, है ना। ठीक है, तो यहां पर आपको इस शब्द का मतलब समझ में आया ना, जो ये लिखा हुआ था। ओके, इसमें एक यही समस्या चली जाती है ना कई बार। नाउ बात करते हैं आगे, मॉड नहीं लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एफ नहीं पढ़ोगे बच्चों। ठीक है, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। दिस इज ए सेट और दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज ए फंक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। चलो, तो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम से, है ना। क्या लिख रहे हैं, क्या कर दें, कौन सा कलर ले लें, ब्लू कलर लेके चलते हैं आज। ठीक है, देखो पहला काम तो क्या है, आपको फंक्शंस फाइंड आउट करना है। फंक्शन में एक रिलेशन ऐसे कुछ दे रखा है ना, तो कभी भी जैसे इंटीग्रेशंस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती है ना, लिमिट 0 to x वगैरह होता है और आपको fx वगैरह निकालना होता है, तो भैया पहला तरीका तो लेबनीज मतलब डिफरेंशिएशन ही करो। और डिफरेंशिएशन करने के लिए, इंटीग्रेशन वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज लगाते हैं। नाम लिख देता हूं, जिनको नहीं पता है तो पहले लेबनीज पढ़ ले। ठीक है, ये नहीं बताएंगे ना। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया 2fx और यहां से आया f डैश x। ठीक बात है, 100 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं ना, अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे तो लेबनीज डिस्कस किया हुआ है। अपर लिमिट पुट करते हैं पहले तो हम, fx f डैश x, नहीं भी जानते हो तो अभी सीख जाओ। अपर लिमिट पुट करो, ठीक, fx माइनस ऑफ f डैश x माइनस 1, t की जगह हमने अपर लिमिट पुट किया। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कराएंगे और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा फाइनली। ये तो ठीक बात है, यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो गौर करना, फरमाना, गौर फरमाना शुरू करें। एफ एक्स एफ डैश एक्स, एफ एक्स एफ डैश एक्स इस साइड लेके आए तो एक टर्म कट गया। ठीक है, इसको इधर लेके आए, एफ एक्स प्लस साइन ऑफ एफ डैश एक्स प्लस 1 बराबर 0। बड़ा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ध्यान भी होना चाहिए आपको, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस 1 बी प्लस 1। ये मैंने क्यों लिखा है ना, ये खास में अपने में एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, 0 तो छोड़ दो ना, इस वाली टर्म को पता होना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये बहुत काम आता है सवालों में। जो कह रहे हैं, तो आप चाहो तो इन दोनों कॉमन ले लिया, इन दोनों कॉमन लेके फिर ओवरऑल कॉमन लेकर के इसे कर लिया आपने। तो फाइनली चलो कितना आ गया, एफ एक्स प्लस 1 एफ डैश एक्स प्लस 1 बराबर 0 आया। यही आया हमारे पास है ना। ठीक है, चलो जो आया वो देखते हैं ना, कलर भी चेंज करते हैं। तो यहां से एफ एक्स बराबर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और यहां से एफ डैश एक्स बराबर कितना आया, -1 आया। ठीक है,
यहाँ से हमारे पास है मॉड ऑफ एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। अच्छा एक और बात समझे कि अगर एफ एक्स बराबर -1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स बराबर आपने जीरो पुट किया, जीरो पुट करने से एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एफ स्क्वायर 100 का वैल्यू, एफ जीरो के स्क्वायर का वैल्यू 100 आ रहा है, जीरो टू जीरो में जाएंगे तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 10 ± 10 आ जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू -1 आ रहा है, मतलब ये तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ क्या रहा, एफ डैश एक्स बराबर -1 रहा। इसको इंटीग्रेट किया आपने, इंटीग्रेट किया तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -x + c आया। अब क्या है कि c का वैल्यू निकालने के लिए मुझे एफ ऑफ जीरो लगेगा, तो मैंने जीरो निकाला तो c आया। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू +-10 आ रहा है, क्योंकि फंक्शन है तो दो अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे, एक ही वैल्यू पे दो वैल्यूज नहीं आ सकती, तो फंक्शन नहीं रहेगा, मतलब दो नए फंक्शंस के, दो फंक्शंस के बारे में बात चल रही होगी। तो c का वैल्यू +-10 रखा हमने ना, तो मतलब यहाँ +10 लिखोगे एक बार और एक बार -10 लिखेंगे, तो मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ फंक्शंस आए बच्चों, कितने आए, दो आए, ठीक है, -x -10। -x -10, हाँ ठीक है, दो नंबर ऑफ फंक्शंस है ना, ये आ गए हमारे पास फंक्शंस। अब आपसे पूछा एफ ऑफ 100 का मैग्नीट्यूड दोनों में से पूछा है ना, एफ ऑफ 100 अगर मैं यहाँ से निकालूं कितना आ जाएगा, -90 आ जाएगा, और एफ ऑफ 100 अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो -110 आ जाएगा, ठीक है। सवाल में अगर हम समझे तो दो फंक्शंस आ रहे थे, एक तो 90 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक बात है, उसका मैग्नीट्यूड -110 करेंगे तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है, ये आ गया। और नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ जो सेट आ रहा है, जो फंक्शन क्या होना, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, दो आए, तो बाई 2 किया, 190 210, तो ये तो फाइनली 100 आ गया है ना। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 है ना, मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या दिया है, क्या दिया है, बिल्कुल गलत दे रखा है ना, ए 50। कुछ मैंने गलती तो नहीं करी ना, नहीं नहीं कोई गलती नहीं है ना, ये सिंपल सा फंक्शन है, एफ एक्स इतना ही आएगा। एफ ऑफ 100 ही पूछ रहा है हमसे, एफ ऑफ 100 है ना, सही है ना, आंसर की में करेक्शन है ना, ये चेंज कर देंगे, ये क्या आएगा अपना, बी आंसर आएगा, यहाँ चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। आसान सा प्रॉब्लम है, बाकी कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो वो चेक कर लेना आप लोग, ठीक। कहीं अब ठीक है, आप ही देखना ना। ओके, अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये भाई प्रॉब्लम मुझे ना बहुत बढ़िया प्रॉब्लम लगता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम था ये, मुझे बड़ा मजा आया इसको सॉल्व करके। क्या है इस प्रॉब्लम में कुछ खास बात, पहले तो बातें समझते हैं, कहानियां समझते हैं ना इस सवाल को लेकर के। अल्फा इज ए रियल रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का अल्फा एक रूट दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 6, अल्फा पावर 6 का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले इसका रूट निकाल लेते हैं, रूट की वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे तो 6 निकाल देंगे, ठीक है। अब कितने रूट्स आ रहे हैं भाई, पावर 5 है तो 5 रूट आ सकते हैं, तो 5 की वैल्यूज निकालेंगे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 6 ऐसा कुछ है। पर कितने नंबर ऑफ रूट आ सकते हैं ना, मैक्सिमम पॉसिबल रूट तो 5 ही आ सकते थे ना। अब समझते हैं पहले इसके बारे में, इसकी कहानी समझते हैं। इसकी कहानी क्या है कि मान लो आपने इसको एफ एक्स माना, एक्स पावर क्यू एक्स और -2 लिखा, ठीक है। अच्छा इसके रूट्स वगैरह समझते हैं, कहाँ इसके रूट्स वगैरह आने हैं ना, तो चलो पहले मैंने इसका एफ डैश से एक्स निकाला, इसका नेचर समझते हैं। 5x⁴ माइनस ऑफ 3x² प्लस का 1, ही है। अच्छा ये x में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ना, x² में क्वाड्रेटिक है, x² को t मानेंगे तो क्वाड्रेटिक, तो इसका d निकालें, तो इसका d कैसा आ रहा है, b², 9 - 4a, क्वाड्रेटिक का d निकाल रहा हूँ ना, x² को t मान चुके हम, 4a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 1, तो d नेगेटिव आया, मतलब ये जो पोर्शन है कैसा लिखा हुआ, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि जो एफ एक्स है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है 0 पे वैल्यू,
एक्स बराबर जब 0 पुट कराएंगे तो इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो भैया 0 पे वैल्यू अगर -2 आ रही है तो ग्राफ या प्लस इन्फिनिटी पे इतना होगा, यहाँ पे इतना होगा, तो मतलब ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, कुछ घुमाव आ रहे होंगे हल्के से ऐसे, कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले घुमाव है ना, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे इंक्रीजिंग आ गया है ना भाई, इंक्रीज तो ऐसे भी इंक्रीज कर रहा है और ऐसे भी, तो अभी भी तो इंक्रीजिंग है ना। चलो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी हमने रफ डायग्राम ये बनाया। तो हमें एक बात तो समझ में आई कि इसका भाई एक रूट आ रहा है, एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है, मतलब 5 रूट तो नहीं आ रहे, ये इसका अल्फा रूट हुआ। अब अल्फा कहाँ होगा इसकी पोजीशंस पता करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 पे वैल्यू चेक करते हैं कि एफ ऑफ 1 कैसा आ रहा है। एफ ऑफ 1 जब निकालेंगे तो 1 - 1 कैसे गया, 1 - 2 तो -1 आया, मतलब एफ ऑफ 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। 2 पे चेक करते हैं एक बार, 2 पे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 2 पावर 5 -8 वगैरह समथिंग कुछ करेंगे तो भाई इस पे वैल्यू जो भी आनी है पॉजिटिव ही आनी है, इतना समझ में आता है ना। ठीक है, x बराबर 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और x बराबर 1 पे वैल्यू नेगेटिव आई। ठीक है, तो इतना मुझे मालूम चल गया कि एक रूट इसका कहाँ आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अल्फा जो आ रहा है 1 और 2 के बीच में है, ये बात बड़ी समझने वाली बात थी। अब अल्फा अगर 1 और 2 के बीच में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर लिया, उसका पावर 6 कराए तो जो आ जाएगा वो वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लेंगे। बट क्या है कि 1 और 2 के बीच में जब नंबर्स आ रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि भैया उसका पावर 6 करने पे वो किसके नजदीक पहुंचेगा। जैसे आपको मैं बात बताता हूँ, रैशनल इरेशनल के केस में, मतलब अल्फा कुछ भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल। जैसे आप आपको एक बात समझो, आप सभी बच्चों को पता होगा पाई का वैल्यू कितना आता है, 3.14 आता है। ठीक है, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू आप बोलते हैं 9 पॉइंट समथिंग आता है, सही बात है। अच्छा, पाई क्यू का वैल्यू कितना आता है ये आप बताओ मुझे, मान जाए आपको ना, नहीं आता तो याद भी रखना, काम आ जाएंगे ना। आप सोचेंगे यार 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 27 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 28 पॉइंट समथिंग, 29 डोमिनेटिंग है ना। एक्चुअली पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो कितना डोमिनेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसका वैल्यू आता है 31 पॉइंट समथिंग। अच्छा, पाई पावर 4 की बात करें, पाई पावर 4 की बात, तो पाई पावर 4 जब आप जा रहे हो तो क्या किया आप लोगों ने, पाई पावर 4 में तो सोचा आपने 9 पॉइंट समथिंग, 81 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 81 पॉइंट समथिंग का कितना जा सकता है, 82, 85, 90 कुछ जा सकता है। बट बेटा ये जाते जाते ना इतना पहुंच जाता है कि आप सोच ही नहीं पाते, ये 97 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। चलो, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। तो हमें एक बात मालूम चला कि अगर अल्फा का मैं अंदाजे से अगर सोचूं कि 1.1 लगाते हुए या 1.6 लगाते हुए या 1.7 लगाते हुए पावर 6 का अगर मैं निर्णय लूं तो नहीं ले सकते, बात समझ में आई। ठीक है, अल्फा पावर 6 के बारे में जानते हैं ना। अब देखो, अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है तो भाई अल्फा सेटिस्फाई तो कराएगा, अल्फा पावर 5 अल्फा क्यू प्लस अल्फा -2 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं, बात ठीक है। ठीक है, तो अल्फा पावर 5 मैंने यहां से लिखा, तो भैया ये कितना आ जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस का 2 है, बस ठीक है। अल्फा पावर 6 पर डिसीजन चाहिए, कैसे करेंगे समझ लेना ध्यान से। उसको मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई कराया, अल्फा पावर 6 लिखा या अल्फा पावर 4 लिखा, माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2 अल्फा आया, ये आ गया। अब अल्फा मुझे पता है 1 और 2 के बीच में है, तो इसको आप चाहे तो एफ ऑफ अल्फा लेते हुए ना, फंक्शन मानते हुए देन इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बट मैं अभी भी ऐसे काम नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि पावर 4 आ रहा है। मैं जनरली क्या है कि पावर 2, 3 या कम पावर्स में है तो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो हमने क्या किया, सोचा और कुछ ऐसा सोचा जो आपको बताते हैं। अरे यार चलो, तो मैं यही समझाता हूँ ना, यहाँ से मैं इसका ध्यान रखूंगा ना। देखो, इसको मैंने क्या कि अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ अल्फा पावर 5 बना, यहाँ अल्फा क्यूब बना और यहाँ 2 अल्फा स्क्वायर बना, यहाँ अल्फा लिखा। क्यों किया, क्योंकि अल्फा पावर 5 के बारे में रिलेशन पता था मुझे। तो देखो हमें एक रिलेशन, चलो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब आपको पता है अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, ये जो कंडीशन आएगा यहाँ से अगर मैं इसका वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस का 2, मतलब इसका जो वैल्यू आया वो आया माइनस अल्फा प्लस का 2 आया। मतलब काम की बात क्या रही, दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का 2।
अपॉन में कितना है अल्फा आया। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये वाला 2 अल्फा। ठीक है, सब कुछ सही कर रहे हैं ना कैलकुलेशंस में? बेटा कैलकुलेशन ध्यान दे दिया करो। क्लास में एक अच्छी बात ये होती है कि कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ कर जाते हैं ना तो बच्चे होते हैं चिल्ला देते हैं, सर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक बार सही कर लेते हैं इसे। अब आप यहाँ वीडियो में होते ही नहीं हो तो फिर हम ही चिल्लाते रहते हैं। -1 ओके, 2 अल्फा यहाँ पे 2 अपॉन अल्फा -1 यहाँ से आ गया। ठीक बात है ना? ठीक है, और अल्फा हमारे पास कैसे वेरी कर रहा है? 1 से लेकर के 2 तक के बीच में वेरी कर रहा है, और 1 और 2 के ओपन इंटरवल में। अब आपको अल्फा पावर 6 के बारे में पता लगाना था। ठीक है, अब देखो ये वाला जो फंक्शन है ना, इसके बारे में तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। कैसे जानता हूँ मैं? जो x प्लस 1 अपॉन एक्स पता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का आपको नहीं पता है ना ग्राफ, तो पता कर लो आज आप। ऐसे ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे आएगा और ये कुछ ऐसे आएगा, और ये x बराबर 1 है। ठीक है, तो ये बस 2 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के मल्टीप्लिकेशन को बाहर निकाल देते, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा -1। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब मुझे अल्फा पावर 6 कैसे वेरी करेगा ना, उस पर पता लगाना है। तो अब देखो अल्फा का वैल्यू आपने जब 1 रखा, तो 1 रखने पर भाई ये वैल्यू कितना जाएगा? अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा की बात करें है ना, ये कैसे वेरी करेगा? जब 1 होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाना है? 2 आ जाना है। जब इसका वैल्यू 2 होगा तो 2 प्लस 1/2 जब पुट कराएंगे, 1 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं, तो 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 4 बनेगा। ये 4 से लेके 5 तक वेरी करेगा। -1 किया तो -1 करने से क्या हुआ? दोनों में 1 1 सेपरेट कर दिया, मतलब 3 से लेके 4 तक वेरी करेगा। ठीक है, तो अल्फा पावर 6 जो है वो 3 से लेके 4 तक वेरी करेगा। तो ये बात अगर आपको समझ में आई तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बहुत ही बढ़िया है ना। इसका आंसर कितना आएगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 आएगा। आंसर इसका 3 मतलब सी ऑप्शन दे रखा है। आंसर की में कोई करेक्शन? अरे यार इसमें करेक्शंस बहुत दे रखे हैं मैंने। ठीक है, वो नहीं आएगा, 3 ही आएगा ना। एक सेकंड। हाँ ठीक है स्टूडेंट, ये सही है अपना ना, कहीं भी कोई गलती नहीं है इसमें, एकदम बिल्कुल करेक्ट है ना। आंसर की में एक बार आप चेक कर लेना, चेंज कर लेना, मतलब तीसरा ऑप्शन आएगा ना, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं ना। अच्छा, इस प्रॉब्लम को बड़ा ध्यान दो ना, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार है ना, और एकदम आसान। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। ये जैसा मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है ना, एक से ज्यादा इसके आंसर सही है। क्या दे रखा है? लेट S1 हमारे पास में इस तरह से एक सेट दे रखा है, Z इज ए सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस। S2 हमारे पास में क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस। S3 हमारे पास में ये दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, है ना, या करेक्ट, ऐसे कुछ पूछा हुआ है। तो एक काम करते हैं, कर्व S1 S2 ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, इनका इंटरसेक्शन, ये सब ऐसा कुछ पूछा हुआ है ना। ठीक है, तो पहला काम तो मुझे करना क्या चाहिए? सिंप्लीफाई करके S1 S2 और S3 को फाइंड आउट करना चाहिए। S1 क्या लिखा हुआ हमारे पास में? Z प्लस जेड बार प्लस का 1 बराबर 0, सॉरी बराबर में कितना लिखा हुआ है? Z माइनस मॉड ऑफ Z1, Z माइनस 1 ना, ये लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, पहले हम S1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं, उसके बाद हम S2 यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे और S3 को यहाँ। S3 तो ऑलरेडी सॉल्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको क्या है? इसका लोकस निकालना है, तो z बराबर आपने x प्लस आयोटा वाई माना, तो ये तो कितना आएगा? x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, तो ये तो आ जाएगा अपना 2x प्लस का 1 बराबर x माइनस 1 ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना है? ठीक है। अच्छा, काम की बात क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर आना है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ही कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मतलब एक और बात मुझे मालूम चली कि x कैसा होना चाहिए भैया? माइनस हाफ के इक्वल या हाफ के बराबर हो सकता है ना, ये बात और हमें यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसके वैसे बराबर लिखा हुआ है ना। अब समझे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करने के लिए आपने 4x स्क्वायर यहाँ लिखा, 4x यहाँ लिखा प्लस का 1,
यहाँ से जब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा माइनस का 2x, यहाँ से +1 और प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। इसको अगर मैं लिखूँ तो 3x स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, -2x यहाँ से जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 6x, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 आया। ठीक है, 3 हमने यहाँ से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब क्या किया हमने, +1 और -1 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट जब कराएंगे तो 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, 3 आ गया। 3 से आपने यहाँ डिवाइड लगा दिया, तो 3 से जब डिवाइड लगाएंगे तो ये बना x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 दैट इक्वल्स टू 1। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो बच्चों ये लिखा क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये भाई हाइपरबोला का इक्वेशंस लिखा हुआ है, जिसका अगर हम सेंटर ओरिजिन की बात करें, है ना, तो इसका सेंटर कितना आ रहा है, -1,0 आ रहा है। मतलब एक्स एक्सिस पर अगर हम बात करें तो -1,0 हमने यहाँ बनाया है सेंटर। ठीक है, और यहाँ ओरिजिन आ गया 0,0। तो ए जो डिस्टेंस आया, इतना डिस्टेंस ए आया, इतना डिस्टेंस पीछे जाएंगे, हमारे पास ये वाला हाइपरबोला बनेगा एक ब्रांच। दूसरा ब्रांच -2,0 से कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये वाला ब्रांच आएगा। बट क्या है कि x कैसा लिखा हुआ था, -½ के इक्वल है, -½ से बड़ा ही लिखा हुआ था। मतलब हमारे पास में क्या होगा, ये वाली ब्रांच नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली ब्रांच आएगी। अल्टीमेटली कहने वाली बात ये थी। ठीक है, बात आपको यहाँ तक की समझ में आई। अब हम बात करते हैं S2 के बारे में। S2 हमारे पास में क्या दे रखा है, mod of z - 1 प्लस mod of z + 3 बराबर 6। अच्छा, अगर ध्यान से देखें पॉइंट z का इस वाले डिस्टेंस, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा है ना, PS1 PS2 बराबर 2a लिखा हुआ। 2a हमारे पास में कैसा है, S1 S2 से ज्यादा लिखा हुआ है। ये 6 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब डिस्टेंस 4 आई, 6 > 4 लिखा हुआ। सही बात है, मतलब ये तो क्या लिखा हुआ है, इलिप्स लिखा हुआ है। इलिप्स अगर लिखा हुआ है, इसका फोकस कितना आ रहा है, एक फोकस तो आ रहा है -3,0 पर, दूसरा फोकस कहाँ आ रहा है, 1,0 पर आ रहा है। इसका फोकस का सेंटर क्या हुआ, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, -1,0 आया। और ये अपना मेजर एक्सिस कुछ ऐसे करके ये इसका एलिप्स का डायग्राम बना। ठीक है, तो ये हमारे पास में एलिप्स आ गया। अच्छा, अगर इस एलिप्स की अगर मुझे इक्वेशंस लिखना है, क्या इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। सेंटर कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कुछ टर्म आएगी, y - 0 का होल स्क्वायर अपॉन में कुछ टर्म आएगा दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा होगा ना। यहां से अगर देखें तो 2a बराबर तो कितना आया मेरे पास, 6 आया, तो a का वैल्यू तो 3 आ गया। एक बात, दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस निकालें, फोकस के बीच की डिस्टेंस, तो 2ae बराबर कितना है, 4 आया। तो मतलब ae बराबर कितना आया, 2 आया, ये बात भी मालूम चली। अच्छा, बी स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो इन केस ऑफ इलिप्स, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये आता है। यहाँ से 9 आया और यहाँ से 4 आया, तो मतलब 5 आ गया। ठीक है, अगर इस इलिप्स की मुझे इक्वेशंस लिखना है तो 9 और यहाँ 5 लिख लेते हैं, ये आ गया। अब अगला पॉइंट समझें तो क्या दे रखा है, रियल पार्ट ऑफ जेड कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव है तो मतलब इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इधर का रीजन नहीं आएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कैसा होना चाहिए, <= -2, मतलब y कैसा होना चाहिए, -2 के इक्वल हो या -2 से छोटा हो, मतलब इस रीजन में। ठीक है, इससे नीचे वाला रीजन, और ये कह रहा है 0 से बड़ा, मतलब अल्टीमेटली ये छोड़ करके ये रीजन आना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा है। बस तीनों का पहले हमने मीनिंग ये समझा, S1 S2 S3 है क्या, ये है। अब आगे बोला हुआ S1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था, देखो सवाल में कभी भी इनकरेक्ट और करेक्ट पूछ रहा होता है ना, बड़ा ध्यान देना चाहिए आपको, आंसर्स पे लिखना चाहिए करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट। पहला पूछा है उसने, S1 एंड S2 कैन नॉट इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, क्या ये सही है या गलत है। अब देखो, आप बात को समझो कि अगर मान लो इलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट करते हैं, क्या बोला मैंने, अगर इलिप्स और हाइपरबोला अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, इट मींस दे आर कॉनफोकल, मतलब उनके फोकस कोइंसाइड करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है तो उसको याद रखना है। तो उल्टा, अगर
एलिप्स और हाइपरबोला अगर कॉन्फोकल है मतलब दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, दोनों बात सही है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि ये आपके पास एलिप्स है, ये इसका अपने आप में फोकस है, तो और मान लो कि ऐसे एक हाइपरबोला जा रहा है, इस हाइपरबोला का भी यही फोकस आया और एलिप्स का भी अगर यही फोकस आया, तो इट मीन कि इन्होंने जब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन हमें देखना है, तो चेक करना है कि दोनों के फोकस क्या सेम आ रहे हैं क्या, ये मुझे चेक करना है। तो दोनों का चित्र बना लेते हैं, एक ही चित्र में बनाते हैं हम। तो पहला काम तो हमारे पास में क्या हुआ, दोनों का सेंटर की बात करें तो -1,0 इसका सेंटर आ रहा है, इसका सेंटर भी यही आया है, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए एलिप्स की, तो 1,0 इसका एक फोकस है, -1,0 आ रहा है, और दूसरा कौन सा आ रहा है हमारे पास में 1,0 -3,0, ठीक बात है ना। -1,0 से हमने 1 यूनिट इधर गए तो कितना जाएगा 0,0, ठीक है। इसका फोकस यहाँ है और एक फोकस कहाँ आ रहा है, -3,0 पर आ रहा है, ये है ना। ये 0,0 से पास कर रहा है, ये ऐसे पास किया, ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना। और एलिप्स को मान लेते हैं कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं इसका फोकस लिखता हूं, इलिप्स के हिसाब से अगर फोकस लिखे, फोकस ऑफ इलिप्स और फोकस ऑफ हाइपरबोला लिखता हूं मैं, तो ये फोकस ऑफ इलिप्स कितना आएगा, AE,0 आएगा, प्लस माइनस ऑफ AE,0। तो इस साइड का मैं लिख रहा हूं तो AE,0, ठीक है। इसका अगर लिखें तो कितना जाएगा AE,0, ये लिखेंगे। ए यहाँ E1 E2 ऐसे लिख लेते हैं ना, ठीक है। अब देखो इसका एसेंट्रिसिटी अगर मैं लिखूं E1 मतलब हमने क्या लिया, एलिप्स का एसेंट्रिसिटी लिया हुआ है। E1 हमारे पास कितना आ जाएगा, √1 - b²/a² मतलब 5/9, तो 4 तो ये 2/3 आया, तो 2/3 आया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/3, सॉरी ये तो E का वैल्यू आया, A का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ से लिखा 2,0, ये कितना है 2,0 आया। अच्छा 2,0 में x+1 का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है ना, इसको पूरे को टी मानते हुए कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों में सेम सेम है सेंटर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इसकी अगर बात करें A2 ना, इसका एसेंट्रिसिटी अगर मैं लिखूं तो 1 + b²/a², 3/1, 4 आया मतलब 2 आया, तो 2 तो यहाँ पर आया और A का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब ये 2,0 आया। तो ये भी कितना है x+1 = 2 और x+1 = 2 करके आ रहा है, तो दोनों के फोकस कैसा है, सेम सेम फोकस है। इधर की साइड का डायग्राम इतने हिस्से में क्या है कि अगर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सवाल में क्या बोला है, कर्व S1 एंड S2 कैन नॉट इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये सही या गलत, हाँ ये गलत है ना, इनकरेक्ट, इसमें ऐसे लिखना चाहिए आपको इनकरेक्ट, ठीक है। कैसा लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, एक सेकंड। ओके पहली बात हमें समझ में आ गई है ना, ठीक बात है। आगे क्या देखता है, S1 S2 S3 इंटरसेक्ट करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज 0, तो हमसे पूछा है ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 0 है ना, ये सही है गलत है ना। अब देखो हमने क्या किया, S1 का डायग्राम बना लिया, S2 का डायग्राम बना लिया है ना। अब S3 की बात कर रहे हैं, क्या दे रखा है, ये है बराबर 0 है ना, तो ये तो ओरिजिन था, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब बात आती है कि y = -2, तो मुझे अब ये पॉइंट पता करना पड़ेगा कि भाई ये वाला पॉइंट कैसा है, इसके इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज 0 है ना, ऐसा कुछ पूछना चाह रहा है। अब मुझे ये पता करना है कि भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है y = -2 इसके नीचे आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना है, -1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आ रहा होगा y कोऑर्डिनेट ना यहाँ पर, तो मतलब लाइन अपनी जाएगी कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इस वगैरह डायग्राम में अगर बात करें हमारे पास में, तो जो आएगा इन तीनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है ना, वो नहीं आएगा तीनों का ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कैसा लिखा हुआ, करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना।
आगे हमारे पास क्या दे रखा है, ऑल द कॉर्ड ऑफ द कर्व S1 बराबर 0 विच सबस्टेंड, S1 मतलब हाइपरबोला, विच सबस्टेंड ए राइट एंगल एट द ओरिजिन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 0। कहां से पास कर रहा है, -2, 0 से पास कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप समझते हैं ना। तो यहां से साइड करते हैं और हाइपरबोला लिखते हैं एक बार। अब इन सबकी में जरूरत नहीं है, एक बार हाइपरबोला की जरूरत है, इसको लिख लेते हैं। ये है इक्वेशन ना, 3x² + 6x - y²। तो क्या दे रखा है हाइपरबोला, 3x² प्लस का 6x माइनस y² बराबर 0। ओके, 3x² + 6x माइनस y² बराबर 0 सही है ना। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, मान लो इसका जो रफ डायग्राम था वो कुछ ऐसे ऐसे आ रहा था। मान लो ऐसे कुछ रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक कोई लाइन है ना, एक कॉर्ड हो गया ना, दिस सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन है ना, ओरिजिन अपना यहाँ था, ये ब्रांच यही था ना, वर्टेक्स आ रहा है ना। हाँ ठीक है ना, 0, 0 यहाँ कहीं आ रहा है ओरिजिन। ठीक है, ये इस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर मान लो ये इस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है बच्चों, तो काम की बात क्या रहेगी कि ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स लाइन करके, मान लो इस लाइन को मान लेता हूँ LX + M/y = 1। ये लाइन आपने मान लिया, हमें शो करना है कि लाइन फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो अच्छा, जैसे आपको कोई कंडीशन आना चाहिए 90 डिग्री या सबटेंड कर रहा है, तो आपके माइंड में घंटी बज जानी चाहिए। आपको करना क्या चाहिए, एक तरीका होता है होमोजेनाइजेशन, या फिर इसे बोले होमोजिनेशन। एक काम करें, मैं इन दोनों लाइनों का जॉइंट इक्वेशन निकाल लेता हूँ, OP एंड OQ का, है ना, थ्रू द ओरिजिन। कैसे निकाल सकते हैं, तो इस कर्व को इस लाइन की सहायता से होमोजीनियस बना लेते हैं। 3x² माइनस का y² प्लस का 6x। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LX + My। ठीक है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया। अब कितना आया, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x² का टर्म में यहाँ से लिखता हूँ, तो 3 - 6l प्लस y² का टर्म यहाँ से लिखते हैं, तो -1 तो यहाँ से कॉमन ले लिया, y² का टर्म तो -1 ही ना, प्लस साइन। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, xy का टर्म ना। ठीक है, कुछ xy का टर्म आ रहा है, तो लिख देते हैं 6m xy = 0। अच्छा, लाइंस परपेंडिकुलर है तो मुझे सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x² और y² से मतलब है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब 3 - 6l -2 बराबर, सॉरी -1 बराबर कितना है, 0 आया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस, तो मतलब l का कुछ वैल्यू आ गया है ना, मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूँ -6l। ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा, ये -1 किया तो प्लस का 2 आ गया, बराबर 0 आया। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इस बात करूं ना, तो हमने कांस्टेंट टर्म को 1 बना लिया, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने यहां लिखता हूं -3l प्लस, अब मैं इसको ऐसे लिखा 0m। ठीक है, और बराबर में से -1 लिख रहा हूं, और -1 से और मल्टीप्लाई किया, कारण है उसका, आप समझ जाओगे, 0 × m ही लिख देते हैं, -0 × m की कोई खास फर्क नहीं। ये आ गया, तो लाइन हमारे पास में ये बना, LX + My + n = 0। LM में ये कंडीशन आई, जब दोनों को आप कंपेयर कराओगे ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, 0। मतलब ये दोनों लाइन कहां से पास करेंगे, फिक्स पॉइंट से। ये कंसेप्ट आपको पता होगा ना, खैर अभी डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं ना, 3, 0 से। तो ये क्या है, लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और फिक्स पॉइंट कितना होगा, वो 3, 0 होगा, -2, 0 नहीं होगा। ये जो सेंटेंस हुआ, ये कैसा हुआ, इनकरेक्ट हुआ। ठीक है, दूसरा वाला, तीसरा वाला भी इनकरेक्ट आया है ना। ओके, 6 आ रहा था ना, 6x सही है ना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ना। उसके बाद अगला प्रॉब्लम पूछा था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है, एंड द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 1, 3 इज √3। अब देखो, पहली बात तो इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखो, ऐसा कुछ दे रखा है, और इस इक्वेशन को भी आप थोड़ा गौर से देखो। गौर से अगर क्या देखें कि ये 3 तो है ही नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर एसिम्पटोट्स होते हैं तो भाई एसिम्पटोट्स के बराबर 0 कर दो, तो एसिम्पटोट्स आ जाएगा, मतलब x + 1 का होल स्क्वायर बराबर y² / 3 आया, 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 3x² 3x+1 का होल स्क्वायर और -y² 0 है, ये लिखा हुआ, मतलब हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स लिखे हुए हैं। अब देखो एक और बात समझ लो आप लोग, और ये कोई टेंजेंट है एट द पॉइंट 1,3 है ना। अब देखो पहले तो आप एक बात समझो, अगर मान लो आपके पास में कोई एक हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, ये इसके एसिम्पटोट्स हैं। एसिम्पटोट्स क्या होता है, एक लाइन होती है, एक बहुत ही विशेष प्रकार की लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करे। यहाँ थोड़ा डायग्राम गलत सा है, आपको बहकना नहीं है, सब भी हट गया। मान लो पहले यही बना लेते हैं। अब देखो ऐसे एक हाइपरबोला बनाया हमने, मान लो कोई भी एक पॉइंट लिया 1,3, ऐसे यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कराया। तो एसिम्पटोट्स और टेंजेंट के बीच में जो एरिया आता है वो एक्चुअली कितना आता है, a इंटू बी आता है ना। अब ये आप प्रूफ कर सकते हो आसानी से, ये एरिया फिक्स आता है और कांस्टेंट आता है ना, a इंटू बी आता है। आपको नहीं याद है तो उसको याद भी कर लीजिए पहली बात तो, और इसका प्रूफ भी नहीं पता है तो प्रूफ भी कर लो, वो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी ना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है सब, है ना। अब आपको इतने बात ध्यान रखनी है, तो ये रहा हमारे पास में इस तरह से। अब क्या है, इसका एरिया लिखना है ना, ये एसिम्पटोट्स लिखा हुआ है, तो a इंटू बी की बात करें, a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू √3 आ रहा है, तो a इंटू बी कितना है, √3 आया है, तो जो एरिया बनेगा कितना आ रहा है, √3 आ रहा है द एरिया। तो दैट इज कैसा था, करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज करेक्ट। तो कौन कौन से इनकरेक्ट है हमारे हिसाब से, तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा भी इनकरेक्ट है, सी है ना, ए और सी आ रहे हैं। एक बार ऑप्शंस को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, शायद वहां कुछ गड़बड़ भी हो रहा था ना, चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये कहीं कोई करेक्शन हुआ तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो ना। ना अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास में, अगला प्रॉब्लम है, द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स आर -2,4 एंड 2,1, ये आ रहा है ना। मतलब एंड ऑफ द मेजर एक्सिस आपको गिवन है, पॉइंट 1,3 लाइज ऑन द एलिप्स है, ठीक है। मेजर एंड ऑफ द मेजर एक्सिस समझे तो ये भी क्या है कि कोई लाइन में नहीं आ रहे, मतलब ऐसे आ रहे हैं, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात समझाऊं आप लोगों को, एक तो यहाँ कहीं आ रहा है एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, कुछ ऐसे आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, कुछ उल्टा डायग्राम बना दिए, मतलब एक यहाँ कहीं मान लेते हैं, एक यहाँ कहीं मान लेते हैं, ऐसे कुछ दे रखा है, मतलब एंड ऑफ द मेजर एक्सिस आपको दे रखे हैं, और एक एलिप्स ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम अब ये बना लेते हैं समझाने के हिसाब से था। तो क्या आ गया हमारे पास में, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस -2,4 और 2, प्लस का 1, ये आ रहा है, और 1,3 क्या एलिप्स पर एक पॉइंट है, ठीक है ना। फिर पूछा लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, तो यही मेजर एक्सिस है, तो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा 2a, लेंथ ऑफ LOM, लोमा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो -2 तो 4 हो जाएगा, -4 -4 कितना हुआ, स्क्वायर 16, 9 25, तो 5 आ गया। तो पहली बात तो गलत हो गई ना, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस का लेंथ कितना आ जाएगा, वो 2b आएगा, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, मतलब वो आता है 2b² आता है। लेंथ तो हमेशा क्या है कि ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ a और b पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं दे रखी है, ओके। अब देखो मुझे करना क्या है, काम की बात समझो, मतलब मुझे ए तो पता है, बी और मालूम चल जाए तो ठीक है, ई भी निकल जाएगा, या ई मालूम चल जाए तो बी निकल जाएगा, मतलब मुझे अब ए और बी में से किसी एक को फोकस करना है। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं, तरीका समझिए। एक पॉइंट मुझे ये पता है, पॉइंट बी ये इलिप्स पर है, ठीक है। तो पॉइंट बी अगर इलिप्स पर है, हाँ, एक तरीका समझो आप लोग, है ना, मैं आपको प्रूफ से समझाता हूँ ना, और समझते हैं कि नहीं तो फिर दूसरा वाला तरीका लगाएंगे ना। मान लो ये इलिप्स है, इलिप्स पे आपने कोई भी एक पॉइंट लिया, a cos थीटा b sin थीटा, यहां से अगर ये हाइट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, b sin थीटा, ठीक है। ये हाइट आया b sin थीटा,
और ये लेंथ वगैरह नहीं है ना, ऐसे मत समझो आप लोग, है ना, इस बात को ऐसे समझिए। समझ तो सुनो, समझो, समझाते हैं ना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब ये जाएगा ए प्लस एक्स और ये जाएगा ए माइनस एक्स, अपॉन में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बाई स्क्वायर को अगर मैं लिखूं तो बाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। मान लो अगर एक्स को वाई हमने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये ओरिजिनल एलिप्स की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस अगर यहाँ तक ए है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा, ए प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये a माइनस एक्स, ए में से अगर इतनी डिस्टेंस हटा दी हमने, टोटल में से ये x हटा दिया, तो ये डिस्टेंस कितना है, a माइनस एक्स आया। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आया ना। मान लो अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट N है और ये पॉइंट एक्सिस के एंड पॉइंट्स A और B मान लें, तो हमारे पास में इस रिजल्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो पी एन स्क्वायर है ना, तो यहाँ से आ जाएगा पी एन बाई, इसको तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं a प्लस एक्स, बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स को तो मैं लिख सकता हूँ एन बी। ठीक है, इसको डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ए अपॉन में ए स्क्वायर तो लिखा हुआ है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना। अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं चाहूं तो ये वाला कंडीशन भी लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, पी एन स्क्वायर अपॉन में एन बी इंटू एन ए, डेट इक्वल टू कितना आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इतना आ जाएगा ना। अब देखो यहां से अगर इस बात को समझे, तो ये डिस्टेंस हमने यहां से निकाला, तो अब ये पॉइंट आया, वैसे तो पॉइंट भी निकाल सकते हैं, यदि इस लाइन की क्वेश्चन मालूम चल जाएगी, यहाँ से फोटो परपेंडिकुलर मालूम चल जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ भी निकाल देंगे, तो इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो ठीक है, आगे की बात बन जाएगी ना। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी में एक रिलेशन चाहिए मुझे ना, तो इस लाइन की क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं सारी बातें कैलकुलेट ही करते हैं। चलो ठीक है, पॉइंट भी लिख लेते हैं। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, और ये वाला कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर आपको ये वाला रिजल्ट याद नहीं रहता ना, याद नहीं है, तो उसको याद रखना है ना, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने आप में। तो कैसे आता है, इलिप्स पे आपने कोई भी एक पॉइंट लिया, उसे आपने मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर डाला, तो ये पी एन स्क्वायर है ना, ये लेंथ है पी एन। पी एन लेंथ का जब इससे मेजर एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो उनकी लेंथ का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू आएगा जो मेजर एक्सिस है ना, सॉरी माइनर एक्सिस, माइनर के पैरेलल चल रहे थे अपने, जैसे अब मैं डायग्राम समझूं, इसके पैरेलल जा रहे थे, तो भाई इसको ऊपर रखा और ये इसको अपॉन करके इसको नीचे रखा, मेजर एक्सिस की लेंथ को ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे आपने याद रखा। समझ गए बात को, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में है ना। अब काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट। ठीक है, पहले तो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखता हूं। इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम कलर भी थोड़ा ग्रीन लेते हैं। पहले स्लोप निकालते हैं लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। स्लोप कितना आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन, तो 4 माइनस 1 करते हैं तो 3 आया, -2 और -2 किया तो -4 आ गया, तो स्लोप आया -3/4। इक्वेशन की बात करते हैं, y माइनस वाई वन, 1 और 2 ले तो 2,1 है ना, y माइनस वाई वन बराबर -3,1 -3/4 इंटू कितना आ जाएगा, x माइनस x1, ये आया। यहाँ से आ गया 4y माइनस का 4 माइनस का 3x और प्लस का 6,
तो 3x प्लस का 4y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ गया। मतलब इस लाइन की क्वेश्चन बड़ी अच्छी आई ना, कहने वाली बात तो ये हुई। ठीक है, अब इस लाइन पे 1,3 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने डाला ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाले। तो 1,3 से मैं इसका डायग्राम यहां बनाता हूं, तो -2,4 तो मैंने यहां लिखा, 2,1। एक और तरीका आपको बताऊंगा मैं आपको इसका ना, यहां से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला 1,3 से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट मुझे लिखना है। तो एक काम करते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन लिखूं मैं, कितना आ जाएगा 4x - 3y। अब यहाँ कांस्टेंट आना है, कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 और 3 को यहाँ पुट कर दो, 1 यहाँ पुट किया 4 आया, 3 यहाँ पुट किया तो कितना है -9 आया, 4 - 9 तो माइनस का 5 आया। मतलब ये आया इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, अब क्या है ना, आप इसे सॉल्व करना, मैं इसे छोड़ देता हूँ यहाँ पर है ना, क्योंकि इसके बाद में कुछ है नहीं ना। आपने क्या किया, दूसरा तरीका मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, नहीं तो दूसरा मेथड डिस्कस नहीं कर पाएंगे है ना। अब क्या रहेगा, इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, चलो मान लो आपका ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो आपने ये वाली डिस्टेंस निकाल दोगे, ये वाली डिस्टेंस निकाल दोगे, दोनों डिस्टेंस निकल आएगा। दोनों डिस्टेंस निकल आएगा तो आपके पास ये कंडीशंस बताइए, pn² अपॉन में na इंटू nb बराबर में कितना आ जाएगा b²/a²। ठीक है, तो सारी कंडीशंस तो आपको मालूम है, यहाँ पुट करके a² पुट कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग b² यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, b² आ गया, b² आने के बाद में तो फिर क्या बचता है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b लिख देंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ जाएगा 2b²/a आ जाएगा। डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई, तो बिटवीन द फोकई डिस्टेंस इतना आएगा, इसका स्क्वायर आपसे पूछा हुआ है, तो ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं जाती। ठीक है, इसका आपको मैं एक और मेथड डिस्कस कर देता हूँ ना, कि ये हमारे पास में एक अदर वेरिएबल जैसे b फाइंड आउट करना था तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो आप यहां से एक काम कर सकते हैं, आप ये फोकस S1 और S2 निकाल सकते हैं क्या, ये बताइए आप। यहाँ फोकस S1 S2, हाँ कैसे निकाल सकते हैं, सेंटर आपको पता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर से r यूनिट की डिस्टेंस पर, r यूनिट की डिस्टेंस मतलब a डिस्टेंस पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या किया मैंने, पॉइंट P का इस वाले फोकस से इस वाले फोकस से डिस्टेंस निकाला, तो PS1 प्लस PS2 बराबर कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन लगाने से हमारे पास में b जो एक e अननोन आ रहा होगा, तो वहां से मतलब अदर वेरिएबल e या b निकाल दो, एक ही बात है ना, e निकल गया तो b निकल जाएगा, b निकल गया तो e निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां से फिर आगे हम ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई ना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। नाउ आगे मूव करते हैं ना प्रॉब्लम पे, तो काफी टाइम लग जाता है ना। ठीक है, तो 5वां क्लियर हुआ ना, आगे चलते हैं 6वें प्रॉब्लम की तरफ ना। ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया है ना, जैसे 5वां अच्छा था ना, थोड़ा लेंथी था बस, प्रॉब्लम अच्छा है ना। ऐसे आती है आईआईटी में लेंथी लेंथी प्रॉब्लम आती है, 2019 का पेपर देखो, 2018 का देखो, 17 का देखो, 2020 का देखो यार, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स। अगर आपको आता है तो फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ये तो मुझे एक्सप्लेन करना था, फिर भी उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 मिनट लगते हैं ना, 4 मिनट हार्डली। ओके, क्या दे रखा है, ए पॉलिनोमियल f(x) विथ नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट, तो इन पे मार्क किया करो, सेटिस्फाइंग द कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f(0) बराबर 0 है। देन क्वेश्चन अपने में क्वेश्चन, ऑप्शंस अपने में क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब देखो पहला काम तो क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट वेयर f ऑफ mod x इज नॉन डेरिवेबल, fx का कंटिन्यूटी है ना, मतलब पहला काम तो fx फाइंड आउट करना हो गया आपके पास में, fx फाइंड आउट करो। ठीक है, ठीक बात है ना। अब देखो आपको क्या बोल रखा है, fx ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, क्या करना चाहिए आपको, पहले डिफरेंशिएशन करना चाहिए ना, डिफरेंशिएशन पर हर जगह डिफरेंशिएशन नहीं, पहले सोचो आप सवाल को। शुरुआत में क्या दे रखा है, fx एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है मतलब ax² क्वाड्रेटिक क्यूबिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक, इन सब की कुछ बारे में बात चल रही होगी ना। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना चाहिए। ये जो पॉइंट अंडरलाइन किया है ना, ये काम का पॉइंट था, नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट इसका नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो सकते, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, मतलब fx अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, तो fx अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, तो इसको तो फिर फाइंड आउट किया जा सकता है बहुत आसानी से। कैसे, आप एक बात समझो, मान लो अगर fx है, इसका अगर डिग्री n है, तो f ऑफ fx का डिग्री भैया कितना होगा, ये होगा n²
बात ध्यान रखना। एफ ऑफ एफ एक्स का डिग्री भैया कितना होगा, ये होगा एन क्यूब। समझ गए बात को? आई होप आप मेरी बात समझ गए, है ना। अभी आया कैसे इसको समझो। अगर देखो फंक्शन पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री अगर लीनियर है तब तो क्या है कि डिग्री चेंज नहीं होता कंपोजिट करने पर। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, चलो। एफ एक्स बराबर जैसे हमने लिया 2x + 3, तो मैंने एफ ऑफ एफ एक्स निकाला, तो 2f(x + 3) ये आ जाएगा। एफ एक्स पुट कराएंगे तो लीनियर बन जाएगा, मतलब डिग्री में कोई चीज नहीं है। मतलब एन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एफ एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल है, उससे बड़ा ही होना चाहिए, तभी ये वैलिड होता है ना। अब मान लो थोड़ी देर के लिए आपने क्या कि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक ले लिया, वो भी आसान सा ले लेता हूँ, 2x² प्लस का 2 ले लिया, तो एफ ऑफ एफ एक्स आपने निकाला, तो 2f(x) का होल स्क्वायर प्लस का 3। एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 x², मतलब जो भी कुछ लिखा है 2x² प्लस का 2 जो भी लिखा है ना, या 3 लिख देते ना, या 3 लिखा है तो ना, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1। अब इसका स्क्वायर कराओगे तो 2 × 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, मान लो 3 हो जाए तो जो भी कुछ है ना x का डिग्री होता है कितना आ जाएगा, 2² आ गया। ठीक है, मतलब इतना है। अब मान लो आपने इसका क्यूबिक किया तो पावर 4 बना, मतलब मैक्सिमम। जब आप एक और कंपोजिट निकालोगे तो यहाँ x² बनेगा, तो 2 × 4 बनेगा, तो कितना आ जाएगा भैया, 2q आ जाएगा ना, मतलब 8 आ जाएगा। मतलब अगर डिग्री इसका अगर n है तो भाई एफ एक्स का डिग्री अगर n है तो एफ ऑफ एफ एक्स का डिग्री कितना आ जाएगा, n²। 3 बार कंपोजिट है तो डिग्री n³ आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना था। ठीक है, अब देखो एफ एक्स पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को तो हम डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर सकते हैं, और कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल है ये हम यहां से निकाल सकते हैं। इस बात को अब आप समझिए ध्यान से। इसका डिग्री कितना है, n²। ठीक है, दोनों की डिग्री तो बराबर ही जाएगी। इसका डिग्री कितना है, एफ एक्स का डिग्री n है। इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, जब यहाँ पे जब एफ ऑफ टी है ना, n डिग्री का पॉलिनोमियल, तो टी n+1 लिखेंगे तो अपर लिमिट पुट कराएंगे तो x में आ जाएगा। मतलब इसका डिग्री कितना आ रहा है, वो n+1। n+1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x से, तो इसका डिग्री कितना है, n+2 आया। मतलब दोनों अगर बराबर लिखे हुए हैं पॉलिनोमियल, तो ये दोनों का डिग्री बराबर ही होना चाहिए ना। ठीक, ओके। तो हमारे पास में कितना आ गया, यहाँ से डिग्री n² आया और यहाँ पे n+2 डिग्री आया। तो इधर का डिग्री और इधर का डिग्री बराबर ही आएगा ना। दो पॉलिनोमियल, अगर इधर का पॉलिनोमियल इधर का पॉलिनोमियल बराबर है तो डिग्री बराबर ही होना चाहिए। मतलब इस बात को कैसे समझो, हाँ, तो दोनों की डिग्री बराबर जाएगी ना। चलो आप इतना समझिए, है ना, बाद में समझाते हैं। अब देखो n² - n - 2 मैंने यहाँ लिखा बराबर 0। ठीक, इतना आ गया। अब यहां से आप एक बात क्या बोल सकते हैं, n फैक्टर अगर मैं करूंगा तो n - 2 और n+1 बराबर 0। n का वैल्यू कितना है, 2 आया। ठीक, ये आ गया, n का वैल्यू 2 आ गया। अब n का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो मतलब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है भैया वो कौन सा लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। और क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो भैया बात यहीं खत्म हो जाती है। ये आ गया, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 दे रखा है, मतलब c का वैल्यू भी 0 आ गया। मतलब और आसान क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो एफ एक्स बराबर ax² bx, ये दे रखा है। अब आपको एफ एक्स ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, ए और बी, एफ एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब ए और बी फाइंड आउट करना है। अब ए और बी कैसे निकालोगे भाई, यहां से निकाल सकते हैं ना। कैसे, सॉरी, यूजिंग दिस कंडीशन। क्या दे रखा है, आइडेंटिटी दे रखा है हमारे पास में कि भाई एफ ऑफ एफ एक्स बराबर x × 0 to x एफ ऑफ टी डी टी, ऐसे कुछ दे रखा है ना। दोनों बराबर है, बराबर है मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए बराबर है, तो आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो आइडेंटिटी लिखा हुआ है तो एफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स ये होगा ना, a(f²x + b(f(x)। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, a(f²x + b(f(x) x। ठीक है, तो 0 to x तो हमने यहां लिखा,
एफ ऑफ टी लिखते हैं ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी, डी टी यहां से आया ना, ए यहां लिखा हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू हम लिखते हैं कितना रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, इसका होल स्क्वायर, बी यहां से लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स यहां से कितना आ जाए, ए टी क्यू बाई 3 प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ए क्यू है 0 टू एक्स, अपर लिमिट पुट कराया तो एक्स ए पावर ए एक्स क्यू बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, ठीक बात है। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a बाई 3 एक्स पावर 4 और प्लस का कितना आ जाएगा, b बाई 2 एक्स क्यू आ गया, ये आया। यहां पर भी कुछ ऐसे लिख लेते हैं, a का टर्म तो यहां लिखा, पावर 4 को मैं लिखता हूं a स्क्वायर एक्स पावर 4, ठीक है। फिर कितना बनेगा 2ab एक्स क्यू, और फिर बनेगा 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो कंपैरिजन करते हैं हम, तो कंपैरिजन जब क्या है कि तो हमेशा ही बराबर आने हैं, दोनों पॉलिनोमियल सेम सेम पॉलिनोमियल है, इधर का पॉलिनोमियल और इधर का पॉलिनोमियल बराबर है। बराबर तभी होंगे जब दोनों का डिग्री वगैरह सेम हो, सभी कोफिशिएंट्स वगैरह सब बराबर आए, है ना। तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए क्यू आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 अगर यहाँ से देखें तो ए बाई 3 आया, ए से ए कटा, मतलब ए बराबर कितना है, प्लस माइनस ऑफ 1/√3 आया, कहने वाली बात तो ये हुई, ठीक है, ओके। उसके बाद में आप देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू देखता हूँ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो 2a स्क्वायर इंटू बी लिखा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अगर मैं यहाँ से लिखूंगा कितना है, b बाई 2 आ रहा है, तो b तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये 2a स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ बराबर 0, इसकी वैल्यू तो 0 है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, b बराबर 0 हुआ, ठीक है। आगे a का वैल्यू इतना आया, तो एफ एक्स बराबर b का वैल्यू 0 आया, x का वैल्यू इतना है, और साथ में एक और कंडीशन दे रखी है, एफ एक्स कैसा है, नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट्स है, तो नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट्स है, तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर आ कितना गया, फाइनली एफ एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में √3, ये आया, ठीक। अगर ये आया है इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब फाइनली एफ एक्स ही आया। अब वो पूछना चाह रहा है कि एफ ऑफ मॉड एक्स, जब इसका मॉड लगाओ फिर इसका मॉड लगाओ, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, फिर ओवरऑल मॉड लगाएंगे तो बात एक ही है, तो मतलब इसका डायग्राम तो कुछ ऐसे ही बनना है, पहला ऑप्शन। तो इच डेरिवेबल नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इज नॉन डेरिवेबल इज 0, नॉन डिफरेंशियबल है ना, सभी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, तो कितना जाएंगे पॉइंट, 0 पॉइंट आएंगे, सही बात है, तो कितना सही आंसर है। सिग्नम ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिग्नम ऑफ एफ एक्स, सिग्नम ऑफ एफ एक्स कितना, एक्स स्क्वायर बाई √3, वे इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा जब एक्स का वैल्यू 0 होगा, और 1 आएगा जब एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, गलत बात, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ये बात सही है। चौथा पहले बता देता हूं ना, √3 एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई √3, और यहाँ एक्स ये लिखा हमने, √3 से √3 कैंसिल हुआ, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 प्लस और एक्स, मतलब फाइनली ये कितना लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स पावर एक्स। अच्छा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आता है ना, आपको नहीं भी याद है तो इसे तो ध्यान रखा करो ना, बेसिक प्रॉब्लम कैसे निकालेंगे, ए वगैरह मानते हुए सॉल्व करते हैं ना, कर लेना है तो। और दूसरा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, खास कारण है क्योंकि जनरली बच्चे क्या इसमें गलती कर जाएंगे, इसको साइड हटा देते हैं। तो पहला ये सही है अपना, ये सही है, ये गलत है। अच्छा, डिफरेंशिएशन समझो, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस। अच्छा, जब कभी ऐसे आपको लिखना होता है कि इसको तो आप मानते हैं y बराबर एफ एक्स और इसको z बराबर, मैंने ऐसे सीखा है स्कूल के टाइम से, मुझे ये बात याद है, ठीक। और मुझे निकालना क्या है, dy अपॉन dz निकालना है,
फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dz, ये फाइंड आउट करना है। और कहाँ पे फाइंड आउट करना है, एट एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री पर निकालना है। तो देखो y में तो हमें कहीं कोई समस्या नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई रूट थ्री तो ठीक है, यहाँ से मैंने dy अपॉन dx लिखा, दिस इज 2x बाई रूट थ्री, सही है। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स, क्योंकि इसमें क्या है कि इंटरवल का थोड़ा फर्क आता है, उस फर्क से क्या है कि मतलब बिगड़ जाता है ना। चलो मैं यही सिखा देता हूँ ना। तो साइन इनवर्स ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसको आप समझिए ना, यहां समझाते हैं। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स लिखते हैं तो बेसिक रिजल्ट तो कितना आता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आता है। ये कब आता है, अब देखो ये इसके बराबर लिखा हो तो इसकी रेंज में होना चाहिए, इसकी रेंज है -5/2 से +5/2, 2 से डिवाइड लगाया तो -5/4 से +5/4, तो x कैसा आ जाएगा, -1 और +1 के बीच में, इक्वल टू का साइन, मतलब यहाँ अपना 1 से बढ़े जा रहा है और यहाँ अपना 1 से पहले जा रहा है, -1 से पहले। इसमें बड़ा फिक्स होता है, पहले -पाई आता है, बाद में +पाई आता है, बीच में माइनस साइन आता है, और यही सेम यहाँ आ जाता है। ये ऐसे याद रखते हैं, एक सिमेट्री आती है ना, मैं ऐसे याद रखता हूँ। अब क्या x 1 से बड़ा है, मतलब रूट थ्री से, मतलब x 1 से बड़ा है, रूट थ्री कहाँ 1 से बड़ा आ रहा है ना, यहीं पर ही मुझे चेक करना था। तो इसका जो वैल्यू आएगा, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। मतलब इस वाले पार्ट को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो z, तो dz अपॉन dx का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं कितना है, -2 अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dz को इसको मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन dx और dz अपॉन dx, ठीक है। अब यही सॉल्व करते हैं ना, तो dy अपॉन dz, बहुत कोने में पहुंच गए ना, dy अपॉन dz को dy अपॉन dx किया तो 2x अपॉन में रूट थ्री, तो हमने यहां से लिखा, माइनस साइन का बड़ा ध्यान रखना था, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच गया। x बराबर मुझे कहां पर निकालना है वैल्यू, रूट थ्री पर निकालना है। रूट थ्री अगर डालेंगे तो x रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट थ्री जब यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, -4 आंसर आएगा, मतलब फाइनल आंसर कितना होगा, -4 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी भी अपना सही ऑप्शन करेक्ट है। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, है ना, इसका आंसर में कहीं कोई करेक्शन नहीं जाएगा। 6 का आंसर कितना आ रहा है, 1 2 सॉरी क्या आंसर आया, 134, 134 मतलब 134, 6 का आंसर 134 सही है ना, ACD। ओके स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ तक की हमने सारी बात समझ ली है ना अच्छे ढंग से। तो 3 सिंगल करेक्ट और 3 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम को हमने अभी तक समझ लिया बहुत ही अच्छे से ना। आगे बात करते हैं पैराग्राफ पर, है ना। ऐसे एक पैराग्राफ दे रखा है, बढ़िया पैराग्राफ है ना, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस इसके अंदर, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का अप्रोच भी मैटर करेगा, वो भी ध्यान रखना, और जो बातें सीखी गई हैं उनको भी ध्यान रखना, सिखाई जा रही हैं उनको भी ध्यान रखना ना। 9वां और 10वां ना, ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना, फटाफट फटाफट सॉल्व कर देते हैं। अच्छा पहले तो देखो इसने एक सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है ना, काम की बात समझाने के लिए, कि क्या बोला है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1, सही बात है। भैया ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है 2,1 से पास करता हुआ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लाइन ऐसे आ गया, दूसरा लाइन कुछ ऐसे आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, बट दिस इक्वेशन डज नॉट इंक्लूड द लाइन x बराबर 2, मतलब इस लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, सिंस द स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये रहा x बराबर 2। कभी भी अगर मान लो कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, अगर स्लोप नॉट डिफाइंड आ रहा होता है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग है इसका, मतलब एक दैट रिप्रेजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, ये इसका मीनिंग निकालते हैं। अब सवाल को ध्यान से समझो, सिंस, ठीक, अब आगे एक क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक लाइन है y इक्वल्स टू mx थ्रू द 0,0 कट द लाइन दिस लाइन एंड दिस लाइन एट द पॉइंट a एंड b, मतलब इन दोनों लाइनों को अगर बड़े ध्यान से देखें, एक लाइन तो ये जा रहा है, दूसरा लाइन हमारे पास कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये लाइन आ गया x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, दूसरा लाइन आया x प्लस 5 माइनस वाई बराबर 0, ये लाइन आया है ना।
ये दोनों लाइन दे रखा है, और एक लाइन है 0,0 से पास कर रहा है, कट दिस लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी और रेस्पेक्टिवली डिस्टेंस डी आ रहा है। अब देखो क्या है कि डिस्टेंस डी आ रहा है तो भाई लाइन ऐसे जा सकती है, तो दो लाइन आ सकती है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये डिस्टेंस डी हो सकता है और ये डिस्टेंस डी हो सकता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। मान लो अगर ये पॉइंट ए है, आपने इसको अगर ए पॉइंट बोला है तो ये बी पॉइंट है, तो ए बी लेंथ कितना दे रखा है, डी दे रखा है। तो पहले तो अगर ये कंडीशंस जो आएगी है ना, वो कंडीशंस क्या आने वाले ए बी में, फिर उसके बाद में डी बराबर अगर 2 है तो क्या कंडीशन होगा, ये सब पूछा हुआ है ना। तो अब बात करते हैं ना, डायग्राम को फिर से बनाता हूँ और क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। एक लाइन, दूसरा लाइन, एक लाइन जा रहा है y बराबर एम एक्स, मान लो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ ए पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ बी पॉइंट पे। इस लाइन का अगर इक्वेशन की बात करें तो ये आ रहा है, और इस लाइन का अगर इक्वेशन की बात करें तो ये आ रहा है, ठीक है। और d इनके बीच का डिस्टेंस है। तो देखो d डिस्टेंस निकालने के हमारे पास कुछ कुछ तरीके हो सकते हैं। पहले तो पॉइंट ए निकाला, पॉइंट बी निकाला, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी लेंथ निकाला, एक तरीका। मैं ये फॉलो नहीं करूंगा। अपना क्या फॉलो करेंगे, अपना ए बी लेंथ निकालना ना, अपना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन फॉलो करते हैं। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आर है, इसमें आप कुछ बातें सीख लो आप मेरे से। मान लो कि कोई भी एक लाइन है x1 y1 से पास कर रही है और x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, और इस लाइन को मान लो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, और इस लाइन को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को Q पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जो PQ लेंथ है ना, r है ना, r मान लेते हैं ना, r जो आएगा ना पैरामेट्रिक फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो r जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस इस पॉइंट को आपने लाइन में पुट किया ax1 प्लस by1 प्लस का c अपॉन में कितना आ जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ही आएगा। ठीक बात है ना, यहां तक आ गया हमारे पास p। अब x1 y1 यहाँ पर ये r आ गया ना, ये लेंथ होता है अपना डायरेक्ट लिख सकते हैं, रेडियल लेंथ है ना। ओके, इस बात का आप ध्यान रखिए। कैसे लिखेंगे भाई, प्रूफ कैसा है ना उसको समझ लो। ये पॉइंट थीटा आर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे होंगे भाई, क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे भाई x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पर, तो आर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स ना, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अब देखो मुझे आर लिखना है, ये लेंथ लिखता हूँ मैं यहाँ से, आर कितना आ जाएगा, माइनस, इसको मैं बोलता हूँ एल डैश, मतलब इस पॉइंट को लाइन में पुट किया, पॉइंट को लाइन में पुट किया, 0 0 -3 आया, अपॉन में कितना आएगा, a cos थीटा, लाइन से एक्स वाई कोफिशिएंट में, यहाँ a cos थीटा तो यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, ये आया पहला, तो ये आया हमारे। अच्छा लाइट जा चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वीडियो में मैं अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हूँ, है ना। वैसे भी अगर लाइट आती है तो तब भी इतना अच्छे से दिखाई नहीं देते है ना, कैमरा क्वालिटी अभी इतना अच्छा नहीं है। जो अच्छा है वो कंटेंट है ना, जिस पर अपन काम कर रहे हैं। आर प्लस डी, आर प्लस डी मुझे लिखना है तो कितना आएगा, माइनस एल डैश, इसे मैं एल डैश बोलता हूँ ना, इस हिस्से को, आदत है मेरी, बच्चों को भी ऐसे सिखा देता हूँ। तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये आ गया 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ऐसे कुछ, मतलब एक काम करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट किया तो ऊपर बेस सेम है तो न्यूमरेटर वाला पार्ट डायरेक्ट हट जाएगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो d तो मैंने यहां लिखा cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 आया। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, tan थीटा बराबर m आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको पहले डिवाइड करते हैं, d 1 प्लस tan थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, 2 sec थीटा। अब इसका स्क्वायरिंग किया तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो d स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा, तो सॉरी 2 tan थीटा, और यहां से आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कलर भी चेंज करते हुए अब एक काम करते हैं, tan थीटा की टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो tan d स्क्वायर माइनस का 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है, टेन थीटा की टर्म अगर देखें तो ये आ रहा है टेन थीटा की टर्म, तो 2d², दिस इज टेन थीटा, d² माइनस 4 बराबर 0। ये कंडीशन आई है हमारे पास, है ना। इसको समझाना आपके लिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इस सवाल में खास बात है क्या है, आंसर स्टिक करते टाइम ना कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो पहला तो कोई दिक्कत नहीं, d-4 मतलब 4 माइनस d² करके दे रखा है ना, तो अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 4 माइनस ऑफ d²। मैं उसको वही ले जाता हूँ रिजल्ट को ना, यहाँ से कॉपी पेस्ट होता है क्या है, एक सेकेंड रुको बच्चों, राइट क्लिक किया, कॉपी का टर्म आया, सही बात है, बहुत ही बढ़िया। अब हमने क्या किया, इसको किया नीचे, कोई बात नहीं, और यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पता नहीं, नहीं हुआ, नहीं काम किया, d² - 4 है ना, d² - 4 tan² थीटा, एक तो ये आ रहा है, प्लस का 2d² tan थीटा प्लस साइन d² - 4 0, ये आया। अब देखो हमारे पास सारे आंसर सही से हो जाएंगे। पहले तो देखो क्या कंडीशन आ रहा है, 4 माइनस ऑफ d² करके आ रहा है, 4 माइनस d², 4 माइनस d² यहाँ किया तो माइनस आएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर d बराबर 2 है, देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था जो मुझे समझाना था और इस फोकस करना था। अगर d बराबर 2 हो जाएगा तो देखो यहाँ पे कितना होना है, 0 इंटू tan² थीटा, ठीक है ना, ये आ जाएगा प्लस साइन ऑफ d बराबर 2 है तो यहाँ पे 4, तो 8 इंटू टेन थीटा बना, और d बराबर 4 तो यहाँ 0 बना, बराबर 0 आया। मतलब आप ये समझो ना, तो हमारे पास टेन थीटा बराबर 0 आया, मतलब टेन थीटा का एक ही रूट निकल के आया, टेन थीटा बराबर 0 आया तो मतलब एक ही लाइन आई, मतलब हमारे पास में क्या है, देयर इज ओनली टेन थीटा बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पर ना दिक्कत करते हैं कि अगर d बराबर 2 है तो आप क्या करते हैं, एक ही रूट निकालते हैं, जबकि तो m है ना, टेन थीटा मतलब m में क्वाड्रेटिक है तो m की दो वैल्यू जानी है, तो एक ही वैल्यू आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों रूट रिपीट कर रहे हैं, ठीक, जबकि यहाँ रिपीट तो कर नहीं रहे। ठीक है, इसका d 0 नहीं है, b² - 4 AC 0 नहीं है इसका, पर एक क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका एक रूट अगर कोफिशिएंट ऑफ m² अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इसका एक रूट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, एक रूट कहाँ है, इन्फिनिटी पर या इन्फिनिटी की तरफ है, तो ना इन्फिनिटी कोई शब्द नहीं होता, मतलब वो ऐसे बोलने का एक शब्द होता है ना, मतलब एक रूट का इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इसका, अगर एक रूट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब m इन्फिनिटी की तरफ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर m का वैल्यू इन्फिनिटी आता है तो हमेशा एक इसका सिग्निफिकेंस होता है, आप सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं यहाँ से कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब क्या 0,0 से पास कर रही है लाइन, तो ये लाइन अपने में क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगा। देयर इज ओनली वन लाइन, बिल्कुल नहीं, गलत। देयर इज ओनली वन लाइन वाई एक्सिस, गलत। देयर आर टू लाइंस, ये सही है। ऑप्शन टिक करते टाइम बच्चों से गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम को यहाँ पर लिया गया था। ये भी आप समझ सकते हो, देखो डिस्टेंस 2 आ रहा है, यहाँ पे ये लेंथ 2 है, तो एक लाइन तो ये आ गई और एक लाइन हमारे पास ये आ गई, ठीक है, यहाँ भी तो डिस्टेंस 2 ही रहेगी, d बराबर 2 पर, है ना। आगे पूछा था वैल्यू ऑफ d निकाल लो फॉर विच देयर इज ओनली वन लाइन, एक ही लाइन आए, तो भाई अगर ये परपेंडिकुलर लाइन से निकल जाए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी केस में क्या होगा, एक ही लाइन आएगी, थोड़ा सा ऐसे हल्का इधर उधर घूमा, दो लाइन हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d निकाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए बात को ना, ये पैराग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हुआ ना। ना आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भाई मुझे बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम लगा, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना तो बहुत टाइम भी लगा मुझे, और धीरे धीरे करते करते करत करत अभ्यास सीख ही जाते हैं ना। बहुत टाइम पहले की बात थी ये, वंस अगो, है ना, आई थिंक आज से 5-6 साल पहले ही प्रॉब्लम देखा था मैंने, और आजकल अब ये प्रॉब्लम क्या, ठीक है, शायद जब मैंने कभी देखा था तो ये किसी टेस्ट पेपर के अंदर ही था ना,
चलो बात करते हैं इसके बारे में। इसका लिमिट निकालते हैं। एक्स अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है मतलब पक्का ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, आईडीएफ है ना, आईएफ ही बोल देते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका लिमिट निकालना है। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कभी भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। पहली बात, तो पहला काम तो क्या होना चाहिए, इसको 0.0 बनाओ या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाओ। पहला काम क्या बोला मैंने, पहला काम 0.0 बनाओ या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाओ, तभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। वेरी गुड। एक बात, चलो आप लोगों को मैं ये तो नहीं बता रहा कि 0.0 बनाने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो देखो काफी, फिर आपको एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगाना पड़ता है ना, तब जाके इसको सॉल्व करोगे ना, और काफी काफी बार लगाना पड़ेगा ना, तब जाकर के आप सॉल्व कर पाएंगे। बट इस प्रॉब्लम में एक खास बात समझो, x टेंड्स टू 1 है और 1 माइनस एक्स दे रखा है। अगर मान लो कि मैं लिमिट को x को अगर मैं इसमें 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दूं, मान लो इसका लिमिट l है, एग्जिस्ट कर ही रहा है एक्स ए, x टेंड्स टू 1, 100, 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 100, 50 और 1 माइनस एक्स पावर 50। ठीक है, मैंने क्या किया, x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 अपॉन एक्स कराएंगे तो लिमिट भी कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। मतलब x 1 को अप्रोच करेगा, लिमिट में तो कुछ ही नहीं आना, सब्स्टिट्यूट करने से लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 100 यहाँ लिखा हमने, x को 1 अपॉन एक्स लिखा तो x पावर 100 माइनस 1, और ये बनेगा x पावर 100 माइनस ऑफ x पावर 50 माइनस 1, 50 यहां से इंटू में x पावर 50। ठीक ही आ जाएगा। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, अब क्या करना चाहिए आगे, अगर सिंप्लीफाई करना है मुझे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1। ठीक है, तो 100 को तो मैंने यहां रहने दिया। अब यहां पे क्या करते हैं, -1 और +1 करता हूं मैं, और इस वाले पार्ट को एक साथ लिखते हैं। 100 यहां से लिखेंगे तो 100 प्लस साइन, और 1 अपॉन ऑफ 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो चलो x पावर 50 यहाँ से कट जाएगा तो 100 यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा x पावर 50 100 माइनस 1। ये आया, मतलब कहने वाला बात तो ये, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया, अगेन यहाँ -1 +1 किया, और इसको अलग अलग किया, अलग अलग किया तो 1 + 1 अपॉन ऑफ एक्स पावर 50 -1 आ गया। ठीक है, 50 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 माइनस 50 तो चलो 50 लिख लिया। समझाना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हो गुरुजी? ऐसा यूट्यूब पे चलता है कुछ, कहना क्या चाहते हो? एक बूढ़ा सा पर्सन होता है वो ऐसा कह रहा होता है ना, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, कहना चाहते हैं कि ये बात रही है ना, एल एक्स पावर 100। ठीक है ना, अब देखो बात क्या रही, 1 माइनस एक्स पावर 100 यहाँ लिखा हुआ और 1 माइनस एक्स पावर यहाँ लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इसका यहाँ पर प्लस साइन यहाँ तक आया ना, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो प्लस साइन तो यहाँ लिखा, पहले में क्या लिख रहा है हमारे पास, 1 माइनस एक्स पावर 100, तो यहाँ पर लिखा हमने 100 माइनस साइन यहाँ से एक कॉमन ले लेता हूँ मैं ना। अच्छा, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो पहले तो यहाँ 50 कर देता हूँ, 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 50। ठीक है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ -100 कर देते हैं, और यहाँ 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 100 कर देते हैं। ओवरऑल से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो ये क्या है, ऊपर वाला टर्म बन जाएगा ना, ऊपर वाला टर्म बन जाएगा मतलब वो एल वाला पार्ट बन जाएगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो भैया कहना ये चाहते हैं बच्चों, अल्टीमेटली हुआ क्या था, सारी जुगाड़ विद्या फिट बैठी और ये एल माइनस एल बनता था, और 2l बराबर कितना आता है, 50। तो एल बराबर आता है 25, एल बराबर अगर 25 आया तो भैया 25a, जब 25 आया तो a का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, ये अपना आंसर आएगा। समझ गए आप लोगों ना, आंसर इसका क्या दिया है, 5 ना। अब आंसर में दिक्कत नहीं होगी, बस पहले दो सेकंड और थर्ड का आंसर गलत था ना, है ना, 5 है ना, सही है। लास्ट का आंसर 10th का 4 है ना। चलो ठीक है, 4 तो कितना टाइम हो गया है, 135। 4 फटाफट बता के खत्म करते हैं ना।
ठीक है ना, क्या किया हमने? ओके, पैराबोला क्या दे रखा है, फटाफट समझो उसको। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x भी है, गिवन पैराबोला दे रखा है, वेरिएबल कॉर्ड दे रखा है, कट द पैराबोला एट पी एंड क्यू, है ना। ठीक है, सी विद द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला दे रखा है, एक बढ़िया सा पैराबोला है हमारे पास में, ये वाला पैराबोला। ठीक है, एक कॉर्ड है हमारे पास, ये वाली कॉर्ड ले ली, यहाँ पी पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, एंड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट पी एंड क्यू ना, मान लो पी पर ऐसे गया टेंजेंट, क्यू पर एक ऐसे टेंजेंट गया, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहां पर आ रहा है, एक्स इक्वल टू -1 की लाइन पर आ रहा है। पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो 4a, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 4x कराएंगे तो a का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट से आया, डायरेक्ट से यहां कहीं आ रहा है ना। तो मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल पीसीक्यू, पी क्यू और सी वर्टेक्स दिया उसने, है ना। अब कलर चेंज करते हैं, ये एक ट्राइंगल, ये दे रखा ट्राइंगल का मिनिमम एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर केस में ये एरिया मिनिमम आएगा, तो वो मिनिमम एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला काम तो इसे कोऑर्डिनेट मान लेते हैं T1, इसके कोऑर्डिनेट T2 मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, ये याद रहना चाहिए आप लोगों को, T1 T2 A T1 प्लस T2। यहाँ से आपको एक बात तो मालूम चली कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, a आया, तो यहाँ से हमें ये मालूम चला कि a T1 T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब एरिया आपको मिनिमाइज कराना है तो पहले एरिया के लिए ही सिंबल लिखते हैं। तो एरिया भैया कितना आ जाएगा, तीनों वर्टेक्स जब आपको पता है तो हाफ ऑफ 0 0 1, यहाँ से आएगा T1 स्क्वायर 2a T1 1, T2 स्क्वायर और 2a T2 1। ठीक है ना, ये आ जाएगा। चलो कैसे भी लिख सकते थे ना, हाफ तो हमने यहां लिखा, a यहां से कॉमन आया, 2a यहां से कॉमन आया, तो 2a स्क्वायर तो हमने पहले यहां लिखा। चलो तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही इसको 1 के अगर खोल देते हैं ना, 0 0, तो ऐसे जब 0 0 हो जाएगा, इसको जब लिखेंगे तो T1 स्क्वायर इंटू T2 और T2 स्क्वायर इंटू T1, ऐसे कुछ आ रहा होगा, मतलब मॉड वगैरह का भी ध्यान रखना है, एरिया पॉजिटिव आना है ना। तो हाफ तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a आया, मतलब अल्टीमेटली यहाँ आया T1 T2 का मॉड लिख लेते हैं, और यहाँ T1 माइनस T2 का मॉड लिख देते हैं। T1 T2 कितना आ रहा है, T1 T2 का मैग्नीट्यूड, T1 T2 आ रहा है हमारे पास में, T1 T2 का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसको भी अंदर ले जाओ तो मतलब माइनस से कट के मतलब ये तो +1 हो गया, मतलब फाइनली कितना लिखा हुआ है, मॉड ऑफ T1 माइनस T2 लिखा हुआ है। अब T1 माइनस T2 लिखा हुआ, तो इसमें भी देखो एक बात समझो, T1 यहाँ है, T2 का वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, कितना आ रहा है T2 का वैल्यू, a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4 आया, 1/4 यहाँ पुट किया तो T1 T2 का वैल्यू -4 आया, T2 का वैल्यू आ जाएगा -4/T1, तो +4/T1। ठीक है, तो ये आया है ना। अब क्या AMGM से अगर देखें तो बच्चों इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट AB, तो T1 4 T1 कट गया, कटने के बाद में यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √4 आया, तो डेल्टा जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। कहीं इसमें भी गलती करिए क्या, m है तो वैल्यू ऑफ दिस ना, T1 स्क्वायर है ना, T1 T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6, तो यहाँ से 1/8 पुट कराएंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक बात है, हाँ तो इतना आया है ना, चलो सही है ना, ये आया मिनिमम एरिया, तो मतलब कितना आया हमारे पास में, HM है ना, m का वैल्यू ये आ रहा है, m बराबर अपने हिसाब से 16 आया, सॉरी 4 आया, तो इससे पूछ रहा है 4m पूछ रहा है, 4m 16 आना चाहिए ना, ऐसा चेक करना है मुझे, कहीं दिक्कत भी जा सकती है ना, 4 आ रहा है ना, मतलब 4m, मतलब m का वैल्यू 1 आना चाहिए ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक भी कर लेता हूँ मैं अभी ना, कहाँ हुई है।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर तो t1 t2, तो a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, तो a t1 t2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a t1 t2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो a t1 t2 बराबर इतना आया, ए का वैल्यू 1/4 डाल दिया, t1 t2 वैल्यू -4 आ गया। ठीक बात है ना। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2a स्क्वायर यहाँ से आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से लिखा फास्ट। ठीक है, t1 स्क्वायर 1 इंटू t1 स्क्वायर इंटू t2 लिखा, माइनस t2 स्क्वायर इंटू t1 यहाँ से आ जाएगा, तो t1 t2 यहाँ से कॉमन ले लिया और t1 माइनस t2 का मोर आ जाएगा। t1 t2 का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ कहीं लिखने में गड़बड़ी कर रहे हैं ना। अच्छा देखो, ये गलती ये हो रही है ना कि ए स्क्वायर था, यहाँ पर ये ए कैसे बन गया ए स्क्वायर। t1 t2 का वैल्यू जब पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1/a आ जाएगा, तो यहाँ ए बचा, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है अपने आप में 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू जब मैं पुट कराऊंगा तो यहाँ ए आएगा, ए का वैल्यू तो आ रहा है 4, सॉरी ए का वैल्यू कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। ए का वैल्यू आया 1/4, इसका वैल्यू आया 4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, तो m का वैल्यू 1 आया, तो 4m का वैल्यू 4 आएगा ना। ये आंसर सही है ना, अब आंसर ठीक है ना। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।